पीएफआई मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन आईएस खुरासान ने अपनी पत्रिका में बीजेपी के नेताओं पर हमले की बात कही है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया है। पीएफआई मामले में पूछताछ के दौरान अतहर और अरमान ने यह खुलासा किया है, पटना के गांधी मैदान में जुलाई के आखिर में हजारों लोगों को मिशन 2047 के लिए जोड़ने की जिम्मेदारी ली गई थी अतहर के द्वारा। एएसपी फुलवारी शरीफ मनीष कुमार के मुताबिक गजवाए हिंद और अन्य कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े अतहर और अरमान की लगातार दूसरे देश में बैठे अपने साथियों से व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और रेगुलर कॉल पर बातचीत होती रही थी। अब जांच एजेंसियों ने मजरूल की तलाश तेज कर दी है। ये शख्स मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और इसे 2047 के लिए लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस बात की तस्दीक एक व्हाट्सएप चैट के जरिए भी हुई है। अरमान और अतहर के साथ हम लोगों ने 48 आवर पुलिस रिमांड पर उसने पहले जो बातें बताई थी और उसके घर से जो एविडेंसेस मिले थे, मटेरियल एविडेंस थे हमारे पास, टेक्निकल एविडेंस थे, उसके मोबाइल में थे और उसके फेसबुक लिंक्स पे, ऑडियो में, वीडियो फाइल्स में बहुत सारे फैक्ट्स थे, जिस फैक्ट्स को हम लोगों ने वेरीफाई किया है। और उसने जो बताया है उससे जो उसके अगेंस्ट में या उसके ग्रुप के अगेंस्ट में या उसके एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में जो एफआईआर दर्ज था वो और पुख्ता हुआ है, मजबूत हुआ है, उसके ट्रेल्स दूर तक गए हैं और सारे जितने शामिल लोग हैं उसको इसमें हम लोग एक्सपोज करेंगे। तो पटना में पीएफआई की जिहादी साजिश को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों को अब मजरूल नाम के एक आदमी की तलाश है। ये मजरूल बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। मजरूल पर 2047 के प्लान के लिए उत्तर बिहार के लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी इसको दी गई थी और इसीलिए एजेंसियां मजरूल की तलाश कर रही हैं। तो ये प्लानिंग आप देख रहे हैं। प्लान के मुताबिक पटना के गांधी मैदान के पास एक बड़े सेमिनार हॉल में आयोजन की तैयारी की गई थी। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि इस योजना की फंडिंग कौन कर रहा था, यानी कि पैसा कहां से आ रहा था। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बताया जा रहा है कि जुलाई महीने के आखिर में पटना में यह आयोजन होना था, जहां जिहाद के नाम पर बुलाए गए लोगों का ब्रेन वॉश करने की तैयारी थी। और इसीलिए अब यह पता लगाया जा रहा है कि कार्यक्रम में इस ब्रेन वॉश के लिए किन लोगों को बुलाया गया था। इस केस की जांच अब ईडी ने भी शुरू कर दी है, क्योंकि फंडिंग कौन कर रहा है इस केस के लिए, इस केस में पैसा कौन खर्च कर रहा है, उसका दायरा कहां तक है, ये ईडी पता लगाएगी जब जांच करती है। इन सब के बीच इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि आईएसकेपी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो गई हैं और ये अलर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय को भी भेज दिया गया है। पता लगा है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि आईएसकेपी की पत्रिका में बीजेपी नेताओं पर हमले की बात कही गई है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया है और इसीलिए अब इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय टीम से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद। एथलीटों के साथ कोच भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा, कोई नहीं टक्कर में, बिना किसी टेंशन से खेलिए। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। झारखंड के रांची में बदमाशों ने महिला सब इंस्पेक्टर को पिकअप वैन से कुचला। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान वारदात, एसआई संध्या टोपने की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। हरियाणा में डीएसपी को ट्रक से रौंदने वाला एक आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। हरियाणा सरकार ने डीएसपी को दिया शहीद का दर्जा। कल होगा डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। मेरी तो मांग यही है, अगर कोई भगवान ही पूरी कर सके तो मेरे तो वो ला दो, बस इसके पापा ला दो और मेरे को कुछ ही खोनी चाहिए। शर्तों पर हो। We cannot resolve it by having one country say that this is the solution and for us to accept it. That we will never accept.
यानी भारत ने चीन को बता दिया था कि वो चीन की किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानेगा। विदेश मंत्री के इस कड़े रुख के कुछ ही दिन बाद भारत और चीन के सैन्य अधिकारी बातचीत के लिए बैठे और ये बातचीत LAC पर भारतीय सीमा की तरफ चुशुल में हुई, जिसमें भारत ने चीन से दो टूक बोल दिया कि वो LAC पर अपनी हरकतों पर लगाम लगाए। साथ ही भारत ने चीन से ये भी बोला कि वो भारतीय सीमा के पास अपने लड़ाकू विमान उड़ाने से बाज आए, क्योंकि पिछले महीने खबर आई थी कि भारत के रडार ने सीमा के नजदीक चीन का एक लड़ाकू विमान ट्रेस किया है, जिसके बाद भारत के लड़ाकू विमान उसे खदेड़ने के लिए उड़ने वाले थे, लेकिन चीन का विमान अंदर नहीं घुसा और LAC के नजदीक आकर उड़ गया। यानी चीन लगातार भारत को उकसा रहा है, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे भारत परेशान हो। भारत चाहता है कि सीमा पर शांति रहे, लेकिन चीन ऐसा करने के मूड में नहीं लग रहा। खबर है कि बैठक से एक दिन पहले ही LAC के दूसरी ओर शी जिनपिंग पहुंचे थे। शी जिनपिंग का ये दौरा भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की बैठक से जोड़कर देखा गया, क्योंकि चीन जो भी करता है उसके पीछे शी जिनपिंग का ही दिमाग होता है। वो दिमाग जो LAC पर रोजाना बखेड़ा खड़ा करने के लिए सोचता रहता है, जबकि भारत लगातार कहता रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते तभी बेहतर होंगे जब LAC पर शांति और सामंजस्य होगा। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 7 जुलाई की मुलाकात में भी यही बात कही थी, जो बाली में हुई थी, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने करीब 1 घंटे तक चर्चा की थी, जिसके 10 दिन बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बात हुई, जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उल्टा खबर आई कि भारत को परेशान करने के लिए चीन ने LAC के पास अपने होटन एयरबेस में लड़ाकू विमान तैनात करने शुरू कर दिए हैं। कि उत्तराखंड में आसमान से बरस रहे पानी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसकी कुछ तस्वीरें राज्य के चंपावत जिले से भी सामने आई, जहां एक स्कूल बस उफनते नाले में जा गिरी। नाला पूरे शबाब पर बहता दिखा, जिसे बस के ड्राइवर ने पार करने की कोशिश की और ड्राइवर की इसी लापरवाही ने उसकी और कंडक्टर की जान को जोखिम में डाल दिया। वो तो गनीमत रही कि बस में कोई बच्चा सवार नहीं था, बस खाली थी। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस स्कूल के छात्रों को लेने जा रही थी। हालांकि 2 जिंदगियां उफनते नाले में काफी देर तक जद्दोजहद करती रहीं। बस ड्राइवर और कंडक्टर की जान पर बनाई। वो तो आसपास मौजूद लोगों की उन पर नजर पड़ गई और दोनों को बचाने का काम शुरू किया गया, लेकिन मुश्किल ये खड़ी हुई कि वो लोग भी नाले के अंदर जाकर उन दोनों को बचाने का जोखिम नहीं ले सकते थे, क्योंकि नाले में पानी तेजी से बहता दिखा। इन हालात में बस ड्राइवर और कंडक्टर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई, जिसके जरिए 2 जिंदगियों को बचा लिया गया और बाद में वहां से उन्हें अस्पताल भेजा गया। चंपावत की तरह पौड़ी गढ़वाल में भी लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वहां देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण कोटद्वार पौड़ी रूट से गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया। पहाड़ों पर इतनी बरसात हुई कि पानी सड़क पर बहने लगा। पानी भी थोड़ा नहीं, किसी झरने की तरह पानी सड़क पर बहता नजर आया, जिस वजह से दोनों तरफ से आ रही गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गईं और लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ी। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो इन परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। रोड बाधित होता है, 24 घंटे मशीनें उपलब्ध रहती हैं। वहीं रामनगर में भी आसमानी